हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप तैयारी भी अच्छे कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से अपनी तैयारी करें, जिससे आप अपने मनचाहे कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक सीट के लिए हज़ारों लड़के भर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक सीट के लिए कैंडिडेटों की संख्या इतनी अधिक है जिससे हम लोग आंकना मुश्किल हो जा रहा है कि किसका कितना मेरिट जाएगा। तो इस हिसाब से आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने तैयारी बहुत ही अच्छी की है तो आप बहुत ही अच्छे से उसमें सफल हो पाएंगे, जिससे आप मेरिट में आ पाएंगे। मेरिट में आएंगे तो आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अपनी तैयारी जारी रखें, निरंतर प्रयास करते रहें। अगर कोई भी डाउट हो तो हम लोगों से TVIT क्लासेस ऐप के चैट सेक्शन में पूछें। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उस समस्या को दूर करने का। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों, आपकी तैयारी से ही रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ और टॉपिक्स हैं जो शेष रह गए थे। कल हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक बताया था आपको। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, यानी इमेज फॉर्मेशन यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर में होता है वो कैसा होता है। इस सभी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? हमने लिखा है कि अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन उसे कहते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का मतलब समझ लीजिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? एक रे ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट केवल एक रेखा कहते हैं। जब रे ऑफ लाइट यानी ग्रुप ऑफ लाइट्स होती हैं, ग्रुप ऑफ लाइट्स जो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यानी मोर देन टू लाइट्स, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारी लाइट्स जब एक साथ जाती हैं, इंसिडेंट करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? बीम ऑफ लाइट कहलाती हैं। ठीक है, तो वही कहा गया कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही डायरेक्शन में पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यानी इट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक दैट अ प्लेन मिरर। यानी जैसे प्लेन मिरर हमारा क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है, और भी बहुत सारे स्मूथ सरफेस हैं जिससे चिकने तल जिसे हम लोग कहते हैं, उससे क्या होगा? आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे फिगर भी बताया दोस्तों। देखिए, ये तीन पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में पैरेलल में जा रहा है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब अगले पे बात करते हैं, अगले पे यानी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। यानी इसमें कहा गया है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ सरफेस होता है, तो वहाँ पे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, एक डायरेक्शन में न जाके डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिससे वो क्या होता है? उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर या उसे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। अब देखिए, उसी के पॉइंट में हमने लिखा और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे लाइट होगा, यहाँ पे लाइट लिख लीजिएगा। यानी और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस लाइक दैट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। यानी जो टेबल, चेयर, पेपर, कार्डबोर्ड ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपका क्या होता है? रफ सरफेस होता है। यहाँ पे अगर जो पैरेलल बीम या लाइट सोर्स अगर प्रोवाइड की जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, देखिए इसका फिगर, ये आपका इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिर रही है, लेकिन वो देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में
मूव कर गई है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट कर गई है, तो ये आपका क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है और ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। उम्मीद है आप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी वस्तु किसे कहते हैं फिजिक्स के भाषा में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के संदर्भ में इसके ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। यानी यहाँ पे ये कहा गया है एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी चीज़ हो, अगर वो लाइट इमिट करता है या किसी अदर सोर्स से लाइट रिफ्लेक्ट करके करता है तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इमेज में क्या कहा गया है, यानी जिसे हम लोग प्रतिबिंब हिंदी में कहते हैं, यानी इमेज कहा जाता है इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कहने का मतलब इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ऑप्टिकल अपीयरेंस का मतलब या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से या कोई ऑप्टिकल का मतलब हो जाएगा आपका ऑप्टिकल, यानी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है, तो जो इमेज बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु से लाइट सोर्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करता है, तो फाइनली क्या मिलता है, हमें इमेज मिलता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इमेज एक टाइप का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जब लाइट रेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट से इमिट करती है और रिफ्लेक्ट किससे करती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से या मिरर से, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इमेज को। इमेज एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो किसी वस्तु के द्वारा लाइट इमिट होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे लाइट इमिट होती है और रिफ्लेक्ट किससे होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक है। अब देखिए इमेज मेनली दो टाइप्स के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, यानी ऐसी प्रतिबिंब जो क्या होते हैं किसी सतह पे यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यानी स्क्रीन पे बन जाते हैं, प्राप्त होते हैं, वो आपके क्या कहते हैं, रियल इमेज। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है द इमेज कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। यानी जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है यानी प्राप्त हो जाती है उसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। जैसे द इमेज ऑफ फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, यानी इमेज जो होती है जो सिनेमा स्क्रीन पे, यानी जो आप लोग सिनेमा में जाते हो मूवी वगैरह देखने, तो वो इमेज जो आपको दिखाई जाती है वो क्या होती है, रियल इमेज होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज के बारे में बात करें, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेनेड ऑन अ स्क्रीन, यानी वह इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जो हमारे चेहरे का जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में, वो इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है या आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। यानी प्लेन मिरर हमेशा क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, इसलिए वर्चुअल इमेज में बेस्ट एग्जांपल है इमेज ऑफ आवर फेस इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण में किसी व्यक्ति के का प्रतिबिंब बनना ही आपका क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। कहलाता क्या, आभासी प्रतिबिंब होता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उसका विशेषताएं क्या क्या हैं, वो चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फिगर बनाया है और ये जो दिखा रहा है ये क्या है, दर्पण का द्वारक, जिसे हम लोग कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। और ये जो डॉटेड डॉटेड दिखाया जा रहा है ये क्या होता है, कोटिंग की गई है, सिल्वर कोटिंग होती है, सिल्वर कोटिंग होती है, उसके ऊपर रेड पेंट किया रहता है, तब जाके ये क्या होता है, आपका प्लेन मिरर बनता है, ठीक है। रेड पेंटिंग की रहती है। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा ये, और ये लाइट इमिट कर रहा है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ यानी प्लेन मिरर पे पड़ रहा है,
फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होता है उसी मीडियम में वापस चला जाता है। देखिए फिर देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें हुई है। तो देखिए इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखिए यहाँ से हमने इसको क्या किया, रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड रे से हमने इस लाइन को बढ़ाया और ये भी रिफ्लेक्टेड है, इनको भी बढ़ाया। तो ये जाके इस पॉइंट पे मिले, तो जिस पॉइंट पे वो लोग यानी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी, वही पॉइंट क्या दर्शाएगा, इमेज को दर्शाएगा। किसके, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को दर्शाएगा। यहाँ पे देखिए हमने दो लिया N1 और N2 यानी नॉर्मल 1 नॉर्मल 2, यानी पहले रिफ्लेक्शन के लिए ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1, उसी तरह ये 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, इमेज की क्वालिटी यहाँ पे क्या क्या होगी, इमेज की क्वालिटी इसमें ये रहेगी कि इसमें हमेशा इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। यानी हमने बताया था जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, यानी आभासी और आभासी बनता है। अब देखिए यहाँ पे द इमेज फॉर्म एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, यानी वस्तु के आकार का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाएगी उतनी ही दूरी पे क्या होगा, आपका इमेज बनेगा। यानी वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, द इमेज फॉर्म्ड एज मच बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। यानी कहने का मतलब यह है, वस्तु को समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे रखेंगे ठीक उतने ही दूरी पे उसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, यानी समतल दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। यानी ये क्या होता है कि उल्टा बनता है इमेज। जैसे अगर हम लोग खड़े होते हैं दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, तो हमारा बायां हाथ दाएं हाथ की तरफ दिखाता है और दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ दिखाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्टेड कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लेन मिरर के। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में, और फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, यानी गोली दर्पण होता क्या है। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि अ स्फेरिकल मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। यानी जो स्फेरिकल मिरर होता है वह एक प्रकार का मिरर है जो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से का एक पार्ट है। यानी हॉलो स्फीयर का मतलब समझ रहे हैं, हॉलो स्फीयर का मतलब अंदर से खोखला, खोखला जो गोलीय दर्पण होता है उसी का एक ये भाग होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का मतलब इसे हम लोग हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, और कन्वेक्स मिरर को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण और ये क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल का मतलब इसमें जो आपका जो परावर्तक तल होता है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, वो इनवर्ड होता है यानी अंदर की तरफ होता है, और उत्तल में क्या होता है, जो परावर्तक तल होता है वो आउटवर्ड की तरफ यानी बाहर के सतह पे होता है, इसलिए ये उत्तल होता है और ये क्या होता है, अवतल होता है। यानी अब हम लोग जानते हैं कनकेव मिरर, यानी अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। यानी कहने का मतलब कि कनकेव मिरर वह स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व हो। इनवर्ड कर्व का मतलब अंदर की तरफ कर्व हो, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो अंदर वाला। ठीक है, और बाहर वाला क्या होता है, कोटिंग की रहती है। और बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किधर होता है, आउटवर्ड होता है, वो क्या कहलाता है, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्फेरिकल मिरर के कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो आपके एग्जाम में अक्सर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करें स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं। जैसे उसमें पोल आ जाएगा,
प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो गोली दर्पण से संबंधित हैं, वो क्या क्या हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले फिगर देखिए दोस्तों, ये आपका गोली दर्पण है। गोली दर्पण में हमने एक तरफ आपका कनकेव बनाया, एक तरफ हमने कन्वेक्स बनाया। इसमें जो होता है, ये वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, देखिए यहाँ पे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहा जाता है हिंदी में। और ये जो सी देख रहे हैं दोस्तों ना, ये सी जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब देखिए ये एम और एम डैश है, और ये क्या कह रहा है, अपर्चर। अपर्चर यानी दर्पण का द्वारक जिसे कहते हैं, यानी गोली दर्पण का जो व्यास होता है वही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एफ लिखा। एफ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस करते हैं। अब देखिए सी और पी के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, यानी वक्रता त्रिज्या जिसे हम कहते हैं हिंदी में। और देखिए ये जो पी है, पी को हम लोग पोल कहते हैं, यानी दर्पण का ध्रुव जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। पोल की डेफिनेशन क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, ये सभी चीजें हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों पोल के बारे में, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वही क्या होता है, आपका पोल कहलाता है। यानी अगर हिंदी में इसे समझा जाए तो परावर्तक तल का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा जाए, यानी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द hollow sphere of which the given mirror is a part। यानी कहने का मतलब यह है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का होता है वो किसका सेंटर होता है, हॉलो स्फेयर ग्लास, यानी हॉलो स्फेयर ग्लास का वो सेंटर होता है जिससे वह मिरर बना होता है। यानी हॉलो स्फेयर ग्लास का जो पार्ट है उसी का पार्ट क्या कहलाता है, आपका स्फेरिकल मिरर कहलाता है। तो हॉलो स्फेयर ग्लास का जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो जो वक्रता केंद्र होती है वो खोखले गोले का केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका पार्ट कौन सा होता है, गोली दर्पण होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी हिंदी में अगर इंग्लिश में कहा जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर फ्रॉम अ पार्ट। यानी कहने का मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का वह रेडियस होता है जिसका वो पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने F लिखा है। F और P के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल f से दर्शाते हैं, उसको हमने नहीं लिखा है, लिख देता हूं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक, तो अपर्चर के बारे में जानते हैं, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, यानी गोलीय दर्पण के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस यानी जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी वो क्या होता है, यानी यहाँ पे हमने लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। यानी दर्पण का मुख्य अक्ष वह होता है, यानी जो क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा होती है, जिसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहा जाए तो वह रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव से होकर जाती है उसे हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं।
इंग्लिश में कहे जाए तो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड एक्सटेंड ऑन द आइदर साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में मुख्य फोकस कहते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब देखिए, ये कहा गया है कि मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पे वह बिंदु होता है जहां से कोई भी प्रकाश गमन करके यानी मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से होकर जाता है या उसी बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत करता है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक्चुअली मीट करता है किस केस में, कनकेव मिरर में, यानी अवतल दर्पण वो एक्चुअली मीट करता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में वो क्या होता है, अपीयर टू मीट, यानी लगता है कि वो मीट करता है लेकिन वैसा होता नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये क्या होता है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस पॉइंट से होकर जाएंगे, मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोकल प्लेन और फोकल लेंथ के बारे में। देखिए दोस्तों, बात करते हैं फोकल लेंथ के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी कहा जाता है कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, जैसा कि ये फिगर में बताया जाता है कि अगर मान लीजिए फिगर के थ्रू अगर हम लोग देखा जाए तो ये ऐसे बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका F है और आपका ये मान लीजिए आपका कनकेव मिरर है, ये आपका P है। P और F के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। और इसे हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल f से दर्शाते हैं। ठीक है, अब फोकल प्लेन के बारे में जाने, यानी फोकल तल किसे कहते हैं। अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड फोकल प्लेन। यानी वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल तल कहते हैं, यानी फोकल प्लेन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मुख्य फोकस को दर्शाया है ये, और वो क्या हुआ कि जो आपको पीछे हमने बताया था मुख्य फोकस की डेफिनेशन यानी प्रिंसिपल फोकस के बारे में, उसमें क्या हुआ था कि जो अगर ये कनकेव मिरर का है और ये कन्वेक्स मिरर का है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे मिलेंगी, प्रिंसिपल फोकस पे मिलती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कन्वेक्स वाले में ये होता है कि जब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे क्या होता है, इनवर्ड होता है। इनवर्ड होने की वजह से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन होती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होती हैं, अपीयर टू मीट होती हैं, यानी ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ये उसके फिगर्स थे, इसे आप देख लीजिए अच्छे से। हमने अभी फोकल लेंथ और फोकस प्लेन के यानी फोकल प्लेन के बारे में बताया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बारे में, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। यानी हमने यहाँ पे बताया कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ। यानी कहा जाता है कि जो दर्पण का गोली दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वह उसके फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने माना है कि r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या है, और स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ है स्फेरिकल मिरर का। तो उसके बाद हमने लिखा r इक्वल टू 2f, यानी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, यानी कहा गया है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ है, यानी फोकल लेंथ के 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या आ जाएगा, r/2, यानी यही रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो उम्मीद है दोस्तों आज हमने जितना भी टॉपिक कवर किया आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसे
तैयार कर रहे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे जितना हमने आज बताया उसका नोट्स बना लें और उसे अच्छे से प्रिपेयर करें, और इस रिलेशन पे आप क्वेश्चंस भी ट्राई करें, जिससे आप लोग का न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही रिलेटेड रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।